Hello dear student, welcome to Raja classes. Today in this video, I am going to teach you Bihar B.Ed previous year questions of 2021. तो इस वीडियो में बिहार B.Ed 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा। मैं पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में सिर्फ सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस पर डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉर्स पावर बराबर है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हॉर्स पावर किसके बराबर है। ये मेनली ऊर्जा का मात्रक है, तो उससे ये क्वेश्चन है, यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि हॉर्स पावर किसके बराबर है। ये आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट्स। तो याद रखना है कि हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले 2019 और 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिया गया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो सबसे पहले वो आप ज़रूर देख लें, बिकॉज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये जब 2021 में पूछा गया था, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश था ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमन्ना या रमन्ना एन.वी. तो उस समय तो एन.वी. रमन्ना थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में 2024 में जो है उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। ओके, तो ये जिस समय पूछा गया था 2021 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ, लेकिन आपको प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो ये भी उस समय का करेंट अफेयर्स है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 2021 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। बट यहाँ से एक आइडिया मिल गया है कि एग्ज़ाम में किस तरह का करंट अफेयर्स आता है। क्लियर है? अभी तक हम लोग 2 करंट अफेयर्स देखे हैं, तो इस तरह का करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स आप ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है। ये स्टैटिक जीके है, तो ये आपको पता होगा कि बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो याद रखना है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, देवास में। तो स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? स्टैटिक जीके जो मेनली पूछा जाता है वो जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो एग्जाम में होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक हाईलाइटेड रहता है तो उससे स्टैटिक जीके भी बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। आपको याद रखना है इस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वह किस नदी पर स्थित है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। तो याद रखना है कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आंसर होगा टिहरी बांध। और अगर पूछा जाएगा कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो आंसर होगा भागीरथी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। यानी मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है। जो ये उत्तराखंड में हुआ था, चमोली जिला में। उस समय क्या था कि पेड़ को बचाने के लिए ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा अवेयरनेस फैलाया गया था। वहाँ के लोग जो है क्या हुआ कि पेड़ में चिपक जाते थे, है ना। पेड़ जब काटने आता था कोई कंपनी वाले या कोई पर्सन काटने आता था, कि वहाँ के लोग जो है सुंदरलाल के बहुगुणा के नेतृत्व में क्या होता था कि पेड़ में चिपक जाते थे, जिससे कि वो पेड़ को बचाते थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम हुआ चिपको आंदोलन। क्लियर है। याद रखना है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें प्रॉब्लम मतलब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में 63 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड बनाने में मिस्टेक हो गया है, तो आप आई थिंक एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 नंबर, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल, यानी मेनली पूछा जा रहा है कि भैंस का सबसे अच्छा नस्ल कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्रा। तो याद रखना है कि भैंस का जो समुन्नत नस्ल है वो है मुर्रा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नस्ल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो भी भैंस का नस्ल है या भी अदर एनिमल्स का जो भी नस्ल है उसके बारे में आप जरूर प्रिपरेशन करें। क्लियर है। नेक्स्ट है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है। ये उस समय का करंट अफेयर्स है। अभी अगर याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से पाकिस्तान आंसर होगा। बट यहाँ पर एक आइडिया मिल गया है कि किस तरह का करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 यानी नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को दिया गया है। मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2020 का किसे दिया गया है। तो आंसर होगा WFP। तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है 2021 के अकॉर्डिंग, यानी 2020 में 2021 में एग्जाम हुआ था, 2020 का पूछा गया है। बट आपको याद रखना है कि 2024 में जो भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, चाहे वो फिजिक्स के क्षेत्र में, चाहे वो बायो के क्षेत्र में, या फिर केमिस्ट्री, या फिर पीस, या इकोनॉमिक्स क्षेत्र में, तो टोटल 5 क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये मेनली आपको याद रखना है। क्लियर है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैं पहले ही बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री यानी उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है 2021 के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, विजय कुमार चौधरी। तो 2021 में जो भी शिक्षा मंत्री थे बिहार के, तो वो पूछा जा रहा है। यहाँ मेनली ये पता चला है कि बिहार के कैबिनेट से भी सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो मेनली आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में बिहार में कौन कौन कैबिनेट में है। तो यहाँ पर जैसे शिक्षा मंत्री पूछा है, तो आपको याद रखना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रेजेंट में कौन है, या फिर आपको याद रखना है कि बिहार के अदर मंत्री प्रेजेंट में कौन है। क्लियर है। अगर ये बिहार से पूछा गया है तो भारत का भी मंत्री पूछा जा सकता है, तो किसी तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है बिहार के साहित्यकार हैं, यानी पूछा जा रहा है कि जो ये निम्न में से कौन बिहार के साहित्यकार हैं। तो आपको पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के साहित्यकार हैं, जो कि बेगूसराय जिला से संबंध रखते हैं बिहार से। नेक्स्ट है कि गोपाल सिंह नेपाली। नेक्स्ट है पंडित राम अवतार शर्मा। तो ये सभी बिहार से संबंध रखते हैं, इसीलिए इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। तो ये आपको पता होगा कि ये उदाहरण है एक तरह से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कि चैनल। क्लियर है। तो ये लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है एक तरह से चैनल का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन एक लौह अयस्क है? सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेमेटाइट। तो आपको पता होगा कि हेमेटाइट एक लौह अयस्क है, यानी लोहा का अयस्क है। क्लियर है? तो आई होप कि ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि इस तरह रिवीजन करने में आसान होता है। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर भी मेंशन कर दिया हूं। तो आई होप कि ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है। मैं पहले ही बताया हूं कि स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का अरेंजमेंट उल्टा है। आई होप कि ये आप एडजस्ट कर लेंगे, वैसे भी इससे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में PHP, यानी पूछा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग में PHP है, यानी मेनली यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि PHP क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। याद रखना है कि PHP यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, तो उससे सवाल पूछा जा रहा है, यानी कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से सवाल ये है कि PHP क्या है। इसका आंसर होगा सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। तो याद रखना है कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि दिवस से भी सवाल पूछा जाता है, तो जो मेन इम्पोर्टेंट दिवस है वो आप जरूर याद करें। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये उस समय के हिसाब से है अनामिका आंसर, लेकिन आपको याद रखना है कि 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता है, और 2023 का भी याद रखना है कि क्योंकि समटाइम्स 1 ईयर बिफोर का एग्जाम में पूछ देता है। ये अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2020 का करंट अफेयर्स है। क्लियर है? आपको प्रेजेंट में याद रखना है, इससे सिर्फ एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग भाषा में दिया जाता है, तो आप क्योंकि हिंदी भाषी राज्य से हैं, तो हिंदी से सवाल यहाँ पूछा गया है। आप इंग्लिश का भी याद रख सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स इंग्लिश का भी पूछ देता है। उर्दू का भी रख सकते हैं, क्योंकि बिहार का द्वितीय भाषा उर्दू है। तो इस तरह आप मेनली 3 भाषा के बारे में याद रख सकते हैं कि 3 भाषा जो है, यानी उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, हिंदी का किसे मिला है, और इंग्लिश का किसे मिला है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान है, यानी पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का प्रकृति कैसा है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है, यानी भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। क्लियर है? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान में संशोधन करना उतना भी आसान नहीं है, या फिर उतना कठिन भी नहीं है। क्लियर है? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मतलब खेल से रिलेटेड है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस तरह कप से भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, जो एक तरह से स्टैटिक जीके के टॉपिक में आता है। तो याद करना है कि अलग अलग खेल का जो भी कप है, ट्रॉफी होता है, उससे सवाल मेनली बनता है। यहाँ पर फुटबॉल का पूछा गया है, तो नेक्स्ट टाइम अदर स्पोर्ट्स का भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन हुआ था, यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये आपको पता होगा कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आपको पता होगा कि योजना आयोग के स्थान पर, क्योंकि पहले योजना आयोग था जिसमें जो पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था, तो ये 1951 से शुरू हुआ था, और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2015 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, जिसका काम समथिंग सिमिलर ही है, योजना आयोग की तरह ही काम है कि पूरे देश में योजना बनाया जाता है कि किस तरह डेवलपमेंट करना है, विकास का कार्य किस तरह करना है। तो
याद रखना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरह नीति आयोग का भी फुल फॉर्म समटाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। और नीति आयोग से आप याद रख सकते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखना है कि जैसे योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। जिस समय आपसे सवाल पूछा जाएगा उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे योजना आयोग के वही अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस हिसाब से अभी नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। तो आपको मेनली उपाध्यक्ष याद रखना है, क्योंकि अध्यक्ष जनरली सवाल पूछता नहीं है, उपाध्यक्ष पूछा जाता है और सीईओ पूछा जाता है। ये आपको प्रेजेंट पे याद रखना है कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है। तो ये एक फसल का किस्म है जो कि चावल का है। तो याद रखना है कि PNR 381 एक चावल का उन्नत किस्म है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना है। तो शुद्ध सोना आपको पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड। याद रखना है कि कोढ़ जो है वो जीवाणु जनित रोग है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो कोढ़ जीवाणु से फैलता है। क्लियर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये आपको पता होगा कि स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस तरह जो है सवाल विटामिन से बनता है कि कौन से विटामिन से कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है। यानी जो ऑटोमोबाइल से जो हानिकारक पदार्थ निकलता है वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। तो याद रखना है कि लेड क्या है कि ऑटोमोबाइल के निकास यानी जो धुआं निकलता है उसमें ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बेंजीन है। तो बेंजीन से सवाल पूछा जा रहा है कि बेंजीन क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य प्रदूषक। यानी बेंजीन क्या है, द्रव्य प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं जब भी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो ये नहीं को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देखना। बच्चे यही नहीं देख पाते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। क्लियर है। इसका क्या मतलब हुआ कि तीन एक ऐसा ऑप्शन है जो सर्च तीन ऑप्शन ऐसा है जो सर्च इंजन है और एक ऑप्शन ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं आपको पता होगा कि क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, ये सर्च इंजन नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रोम। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आप बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे गूगल। तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है। क्लियर है। एक समय था बिंग और याहू बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बट आज क्या है, गूगल पॉपुलर है। तो याद रखना है कि गूगल, याहू और बिंग ये क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा क्रोम। क्रोम क्यों आंसर होगा, क्योंकि क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। क्लियर है। यानी ये गूगल का ही है जिसका पूरा नाम है गूगल क्रोम। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। यानी सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में कौन पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामदेव
मिश्रा। याद रखना है कि रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं। ये क्लियर है? तो आई होप कि ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। यानी पूछा जा रहा है कि आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। यानी ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो उस समय क्या था कि भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया था। क्लियर है? तो उसी समय क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि संविधान में बहुत तरह से परिवर्तन किया गया था। इसीलिए ये संशोधन बहुत ही ज़्यादा विवादित संशोधन है। फिर क्या हुआ कि 1978 में मोरारजी देसाई का सरकार आया, तो फिर जाके 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन में जो भी संशोधन सही नहीं था उसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सुधार दिया गया था। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सवाल यहाँ पूछा गया है कि आपातकाल यानी इंदिरा गांधी के समय 1975 के दौरान जो है आपातकाल पूरे देश में लगा दिया गया था। तो उसी समय जो संशोधन हुआ था उसमें सबसे विवादित संशोधन कौन सा था? यानी जो संविधान में संशोधन हुआ था उसमें सबसे विवादित कौन सा था? तो ये 42वां संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा विवादित था। इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो याद रखना है कि जो पंचायती राज सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के भी नागौर में शुरू किया गया था। एक्चुअली आपको पता होगा कि पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है उसे लागू करे या ना करे। लेकिन क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व के अलावा मतलब आप कह सकते हैं कि उसे संवैधानिक दर्जा मिल गया कि अब हो गया क्या, पंचायती राज बनाना यानी पंचायत का जो शासन है, पंचायत का जो चुनाव है, ये कराना राज्य के लिए कंपलसरी हो गया था। तो आई होप कि पंचायती राज से क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना है कि पंचायती राज से भी सवाल बहुत ही ज़्यादा बनता है। पंचायती राज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1901। याद रखना है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1901 को। क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। यानी सवाल पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 सितंबर 1985 को। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है? तो याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुआ था? 26 सितंबर 1985। क्लियर है? नेक्स्ट है कि दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत इजी है, सासाराम। आपको पता होगा कि बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, जो कि एक अफगान शासक था, शेर शाह सूरी। तो ये सवाल जो है मध्यकालीन भारत से पूछा गया है क्योंकि हुमायूं का शासन हुआ करता था। तो उस समय क्या हुआ, हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया था। तो उसी से ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में। नेक्स्ट है कि ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। तो याद रखना है कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। आप देख रहे हैं कि जो स्थापना से भी जो भी
प्रमुख प्रमुख अकादमी है या प्रमुख संस्था है, उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो एक तरह के ये स्टैटिक जीके है। आप देख रहे हैं कितना स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। स्टैटिक जीके मीन्स होता है कि जो बदलता नहीं है, जो एज इट इज़ रहता है उसी को स्टैटिक जीके कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। याद रखना है कि हरियाणा में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, जनरल बिपिन रावत। याद रखना है कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, जो कि अब ये नहीं रहे। आपको पता होगा कि जनरल बिपिन रावत का प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था। क्लियर है। बट आपको याद रखना है कि अभी प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता होगा, गंगा बेसिन। तो आपको पता होगा कि गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। याद रखना है कि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो किस तरह सवाल पूछा जा रहा है, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे पूछा गया चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है गेहूं का या फिर अदरवाइज कोई और फसल का भी पूछा जा सकता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि आवृत्ति की इकाई है। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, एच जेड यानी हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, आवृत्ति की इकाई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैं पहले ही बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिपरेशन करने से एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है, ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल बनता है। क्लियर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 2019 और 2020 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन रहता है, आई बटन पर भी आप यहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।